हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवारो एकेडमी। तो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ईपीए 1986 और हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट ए है सेंट्रल गवर्नमेंट में रेस्ट्रिक्ट एरिया इन विच इंडस्ट्रीज ऑपरेट। बी है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ओनली रेफर टू एयर पोल्यूशन। सी है द एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कोऑर्डिनेट एक्शन बाय स्टेट गवर्नमेंट। डी है the central government may issue direction to prohibit or regulate any industry। तो आउट ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए पे अगर हम ध्यान दें तो ये बिल्कुल सही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में रेस्ट्रिक्ट एरिया इन विच इंडस्ट्रीज ऑपरेट, ये बिल्कुल सही है। अंडर द सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 पार्ट 5 सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको राइट है, पावर है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर सके एरिया वेयर इंडस्ट्री ऑपरेशन और प्रोसेस जो हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं। अगर हम स्टेटमेंट बी की तरफ चलें, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ओनली रेफर टू एयर पोल्यूशन, ये बिल्कुल गलत है, ये इनकरेक्ट है। अगर हम ईपीए की बात करें तो उसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की एक बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन दी गई है, जिसमें एयर के साथ साथ वाटर और लैंड भी इंक्लूड है। इसके साथ साथ एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्रॉपर्टी भी मेंशन्ड है। अगर हम स्टेटमेंट सी की तरफ चलें, द एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कोऑर्डिनेट एक्शन बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। अंडर द सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट the central government has the power to coordinate actions of the state government and other authorities for environmental protection। स्टेटमेंट डी दिया हुआ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू डायरेक्शन टू प्रोहिबिट और रेगुलेट एनी इंडस्ट्री, ये भी करेक्ट है। अंडर द सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट central government can issue direction including the power to prohibit regulate and close any industry operation and process। तो इस तरीके से ए, सी और डी ओनली इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और ये है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 8 ऑफ द ईपीए 1986 मैंडेट। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इस पूरे एक्ट में, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो सेक्शन हैं वो यहाँ पे हमने लिस्ट आउट किए हैं, कुछ और भी हैं जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो सेक्शन 8 जो है ये डील करता है हैंडलिंग ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। सिंपली इसमें ये मेंशन्ड है कि कोई भी पर्सन जो है वो बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए हजार्डस वेस्ट के साथ में, हजार्डस सब्सटेंस के साथ में डील नहीं कर सकता। जो भी प्रोसीजर दिया गया है, जो भी आपने सेफ कार्ड लेना है, वो लेने के बाद ही जो है कोई भी पर्सन हजार्डस वेस्ट के साथ डील करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। इसके साथ साथ सेक्शन 7 प्रोहिबिटेशन ऑन इमिशन डिस्चार्ज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड। 9 फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल पोल्यूशन। 10 एंट्री एंड इंस्पेक्शन। 11 सैम्पलिंग प्रोसीजर एंड 15 जो है पेनल्टीज जो है इसमें मेंशन्ड है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट के। इस तरीके से अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन जो है का आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो सेक्शन 8 जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, वो इससे डील करता है सब हैंडलिंग विद हजार्डस वेस्ट या हजार्डस सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईपीए हैज क्लासिफाइड इन्वायरमेंटल टोबैको स्मोक एज। ईपीए ने इन्वायरमेंटल टोबैको स्मोक, जिसको सेकंड हैंड स्मोकिंग भी कहते हैं, पैसिव स्मोकिंग भी कहते हैं, उसको अब उनके एक रिस्क असेसमेंट हुआ था 1992 में, उसमें ग्रुप ए का कार्सिनोजन डिक्लेयर किया है। ग्रुप ए कार्सिनोजन वो सब्सटेंस होते हैं जो ह्यूमन में कैंसर कोज कर सकते हैं, जो ह्यूमन के लिए कार्सिनोजन है। और अगर हम क्लास पे बात करें तो क्लास बी प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजन है, क्लास सी जो है पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजन है, क्लास डी जो है ये ह्यूमंस में कैंसर कोज नहीं करते हैं। ठीक है, इनको जो है इंसानों के लिए क्लासिफाई नहीं किया गया है, आप ये कह सकते हैं।
तो क्लास ए जो है ये ह्यूमन कार्सिनोजन है। तो और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? क्लास ए कार्सिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने में बहुत ही आसान लगता है। व्हेन वाज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो 1986 तो सभी को पता है, बट जब डेट की बात आ जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो 23 मई 1986 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ईपीए 1986 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 253 में है। और ये जो है इम्प्लीमेंट करने का जो डिसीजन था ये लिया गया था बहुत पहले 1972 में एट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। बट ये इनेक्ट कब हुआ? आफ्टर भोपाल गैस डिजास्टर इन 1984। ये सारे क्वेश्चन हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज नॉट कमिंग अंडर ईपीए 1986? तो अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन पे बात किया था, कुछ और सेक्शन का लिस्ट है ये, इसमें हमने कुछ एक्सटेंड किया है उसी लिस्ट को। आपको ये सारे सेक्शन जो हैं बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सेक्शन 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 19। तो अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है, टू कोलैबोरेट विद सीपीसीबी इन ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेनिंग पर्सन, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द एक्ट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आर कंपनीज मस्ट possess a type of spill prevention control and counter measure plan। तो अगर हम जब भी ईपीए की बात करते हैं तो अभी हम यही बात कर रहे थे सेक्शन 8 के बारे में, जैसा हमने बात किया। तो इस एक्ट के अंदर बहुत सारे रूल बनाए गए हैं और वो रूल जो हैं बेसिकली काम करते हैं किस पे? एक्सीडेंटल प्रिवेंशन पे, या आप कह सकते हो कि हजार्डस केमिकल मैनेजमेंट, पोल्यूशन प्रिवेंशन, है ना, एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ पोल्यूशन। ठीक है। बहुत सारे रूल अगर हम बात करें कुछ स्पेसिफिक रूल की तो जैसे कि एक रूल है मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल 1989। इसके साथ साथ जो है हजार्डस वेस्ट एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट रूल है। तो वो सब किसके अंडर आते हैं? ईपी के अंडर आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? स्पिल प्रिवेंशन कंट्रोल एंड काउंटर मेजर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द ईपीए 1986 which ministry has issued several notification to tackle a problem of hazardous waste? तो अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री नो डाउट MOEF, और आज के टाइम में MOEFCC। ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पहले ये जो है MOEF हुआ करता था। बहुत सारे रूल जो हैं बनाए गए हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। अगर हम लिस्ट आउट करें तो बहुत सारे हो जाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, बायोमेडिकल कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन, ई वेस्ट, बैटरी मैनेजमेंट, बहुत सारे रूल जो हैं। और ये सभी जो रूल हैं ये, ठीक है, ये आते हैं अंडर ईपीए 1986। और ये बेसिकली काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड आज के डेट में क्लाइमेट चेंज इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, पहले ये जो है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट हुआ करता था, बट अब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सबमिशन ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट रिपोर्ट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट वाज मेड मैंडेटरी अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 1992। ठीक है, अब ये जो प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल ऑडिट, इन्वायरमेंटल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो ये आया था 1992 में। और अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल के रूल 14, तो सही आंसर क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सेकंड अमेंडमेंट रूल 1992। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोविजन ऑफ फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वर मेड इन द ईयर ऑफ 1976। द प्रोविजन फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, उसमें ऐड किया गया था। इसमें टू आर्टिकल बेसिकली ऐड किए गए थे। आर्टिकल 48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बेसिकली अब बात करता था कि स्टेट की क्या ड्यूटी होनी चाहिए टू इन्वायरमेंट। और आर्टिकल 51A ये है फंडामेंटल ड्यूटी। ये जो है एवरी सिटीजन पे लागू होता है कि भारत के, इंडिया के सभी सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे, चाहे इसमें फॉरेस्ट हो, लेक हो, रिवर हो, वाइल्ड लाइफ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल हैं, बहुत बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो आपको ये तो याद रखना ही है कि 42 अमेंडमेंट हुई थी 1976 में। इसके साथ साथ आपको आर्टिकल 48A और 51AG को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड देयर इन्वायरमेंट इज गिवन इन द एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो अगर हम प्रियम्बल की बात करें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की, तो ये बोलता है फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉर मैटर कनेक्टेड दियर विथ। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड दियर इन्वायरमेंट जो है, ये बेसिकली एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का। हमें उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। एनटीपीसी के एग्जाम के लिए ये सीरीज बिल्कुल परफेक्ट है। आपको बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन को देखना चाहिए, नोट करना चाहिए, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं उसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। बहुत बहुत ये आपके लिए जो है यूजफुल प्रूफ होगी। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। जियो, गॉड ब्लेस यू।